हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपका एक जनरल साइंस का सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं हम बायोलॉजी। ठीक है। और जो आपका बायोलॉजी है वो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एज अ फॉर द जनरल साइंस, पूरा का पूरा जनरल साइंस जिसके अंदर आप पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायोलॉजी आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक उसका जो सिलेबस है उसका एक बेसिक सिलेबस है। आप ये कह सकते हैं कि उसका जो कंटेंट है वो बहुत बेसिक है। बेसिक है। सेम टाइम पर क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं और बट उसमें क्या होता है, इजी के साथ साथ वो इतने ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं कि हमें उनकी बहुत सी चीजें जो होती है वो हमारे हमसे नेग्लेक्ट हो जाती है। अब अगर आपको बायो पढ़नी है, किसी का भी क्वेश्चन होगा, आप में से किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि बायो पढ़नी है तो उसमें पढ़े क्या। अब अगर आप किसी से ऐसे रैंडमली पूछ लोगे तो वो आपसे कहेंगे कि बायो के अंदर आप प्लस वन प्लस टू की बायो कर लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, पर प्लस वन प्लस टू में पढ़ना क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप बायोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उस चीज में पढ़ने के लिए उसके साथ साथ बहुत सी बेसिक सी चीजें होती है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी होती है। और अगर हमें वो समझ ना आए तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हिल जाता है। और किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप कोई सब्जेक्ट को परसू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो बेसिक लेवल है या उसका जो बेस है दैट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एज वेल एज कंक्रीट, है ना। तो अगर वो कंक्रीट नहीं है तो आप उसके बेस पर कोई भी और चीज नहीं कर सकते। तो अभी इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर करना है तो उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आप पीवाईक्यूज देखते हैं, उसके बाद आप उसके किसी टॉपिक पर आते हैं। ऐसे ही बायो के अंदर बहुत कॉमन से टॉपिक हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा करक्स बताऊंगी सिलेबस का, उसके बाद आई विल कम टू दी टॉपिक। तो सबसे पहले जो आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं, बेसिकली हम देख लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। अब क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर वी बेसिकली सेज दैट व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसे ही पढ़ते हैं इस चीज को और हमने ऐसे ही इस चीज को आगे तक परसू भी किया है ना, और यही हमारा कंसेप्ट बन जाता है कि जो बायोलॉजी है वो क्या है आपका, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां से लॉजी मीन्स टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, वेयर एज बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हो गया आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आपका ये आप कह सकते हो कि जो कंटेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा बायो में यूज किया जाता है। बायो हो गई, एनवायरमेंट है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज में ना हर एक सब्जेक्ट का एक अपना ही एक ओपिनियन होता है और अपनी ही एक थ्योरी होती है। उस थ्योरी को परस्यू करके ही हम उस सब्जेक्ट को आगे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो एक बेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि व्हाट इज यूनिक। आप इस वीडियो पे अगर आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज में ऐसा यूनिक क्या है। यूनिक ऐसा है कि मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगी और आई विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या सिलेबस है। देखो, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करोगे सिलेबस सेम रहेगा जो मैं आपको भी बताऊंगी, एज वेल एज जो मैं आपको आज टॉपिक करवा रही हूँ वो भी सेम रहेगा और उसी पैटर्न में आपको वो करना भी है, उसी टॉपिक को उसी पैटर्न में करना है ना। तो डोंट वरी, आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन दैट। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप अपना अपना कोई भी रैंडम पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा जो मैं कह रही हूँ कि वो कितना ज्यादा वो रेलेवेंट है। यू विल कम टू नो दैट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आप कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रेस्पायर। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, ये हम बचपन से ऐसे पढ़ते आए हैं रेस्पायर। पर जब आपको कोई चीज ऑब्वियसली बड़े लेवल पर करनी है एंड व्हेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके कंसेप्ट जो होते हैं थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। आपको इसी डेफिनेशन को थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। ये गलत, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, पर इस एक लाइन पर आप बायो को समझ नहीं सकते। सिर्फ रेस्पिरेशन इज द ओनली, इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पायर करते हैं तो वो है रिस्पायर करते हैं के साथ साथ उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पर इसके साथ आप और चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इफ वी परस्यू एज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तब आपको समझ आएगा कि व्हाई वी कॉल इट एज कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, व्हाई नॉट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हालांकि आप इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, व्हाई द बायोलॉजी इज कॉल्ड एज
द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ, तो नॉन लिविंग क्यों नहीं? क्योंकि बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप ये कह सकते हैं जो डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इट इज समहाउ डिफरेंट। और इसी डेफिनेशन से मैं आपको बताऊंगी आपका सिलेबस फॉर योर बायोलॉजी, जो आप किसी भी सिलेबस के लिए, मतलब सॉरी, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसी सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं और आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, मुझे लिविंग की डेफिनेशन देनी है, मैं लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस करूंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायो के अंदर 4 से 5 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हर एक साइंटिस्ट कहता है, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि 5 ऐसी चीजें हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको एक्सप्रेस करता है, वेयर एज नॉन लिविंग कैन नॉट। अब वो 5 चीजें क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज योर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स, इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। देखो, नंबर ऑफ सेल्स, ग्रोथ होगी सेल्स के बेस पर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपकी ग्रोथ, यानी जो लाइव होंगे वो सेल मल्टीप्लाई करेंगे एंड देयर विल बी द ग्रोथ इन दी cellular level, on the cellular level, whereas non-living cannot show any kind of growth। तो आपको पता होगा कि हम बायो के अंदर कौन सा चैप्टर करते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो आप बायो करते हो दैट इज कॉल्ड एज द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो बन जाता है आपका सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहली एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। एक्टिविटी होगी ग्रोथ, और किस टर्म में ग्रोथ, किस टर्म में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है जी, वो हो गया आपका लिविंग एंड इट इज डिफरेंशिएटेड विद द नॉन लिविंग, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। नेक्स्ट वन इज योर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन का मतलब वही होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। तो रिप्रोडक्शन जो है वो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे हैव द एबिलिटी, वेयर एज नॉन लिविंग्स कैन नॉट हैव द, और दे डू नॉट पोजेस द एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। यहां से आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ योर बायोलॉजी इज रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये आपने देखा भी होगा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो और वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। आप उठा के देख लीजिए अपना कोई भी जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डेफिनेटली होता है। सो दिस इज योर सिलेबस। तो मैं आपको एक टॉपिक के साथ साथ आपको सिलेबस भी बता रही हूँ, तो इट इज नॉट अ टॉपिक ओनली, इट इज योर सिलेबस ऑल्सो। तो इस ऐसे करते हैं हम तैयारी किसी भी चीज की, तो जब आपको ये पता चल जाएगा ना उसके बाद आपको चीजें करनी बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि योर एक्टिविटीज, कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन, आपका जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एक्चुअली ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। तो जो मेटाबॉलिज्म है, इस तरह की एक्टिविटीज, कैटाबॉलिज्म होना, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो आपका लिविंग बीइंग जो है दैट विल परफॉर्म, वेयर एज नॉन लिविंग विल नॉट। ठीक है जी, ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर आप यूजुअली क्या पढ़ते हैं, वी यूजुअली स्टडी हियर इट इज दी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब है आपका, जैसे कि आप इसके अंदर पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, देन यू स्टडी दी सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, फिर आप पढ़ते हो स्केलेटल सिस्टम, देन यू स्टडी दी योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स जो है आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ो, क्योंकि हर एक जगह क्या हो रहा है, आपकी मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेस हो रही है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन, है ना। ह्यूमन में आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज मेटाबॉलिज्म, और इसमें प्लांट फिजियोलॉजी भी आती है, ह्यूमन एज वेल एज प्लांट, एनिमल और प्लांट की मेटाबॉलिज्म। देन द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना, रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के लिए। तो ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है, आपका कोई भी एक एक्सटर्नल आपका फोर्स जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है,
तो अभी इसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what happen if a plant cell has been placed into the or it is placed into the 1% detergent या blood cell is placed into the 2% detergent, 10% detergent, 10% NaCl, है ना। लीफ आपको 3 दे दिए जाते हैं, 3 लीफ जो है वो है ABC, इसमें से किस पे वैसलीन लगा दी, कौन रिस्पायर करेगा कौन नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सेस, है ना। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल एक्सप्रेस द रिस्पॉन्स वेयर एज नॉन लिविंग विल नॉट। सिंपल, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है होम्यो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होम्योस्टेसिस क्या होता है? इट इज द एक्टिविटी टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। और वी कॉल इट एज द स्टेट ऑफ वो आपकी जो मेटाबॉलिज्म इन एक्टिविटी कह सकते हैं आप, इसको ऐसे कह सकते हो, है ना। तो इट इज अ स्टेट ऑफ अ डिप्रेशन, not depression, mind वाला डिप्रेशन नहीं, it is the called as the sorry that is called as your hibernation, जहां पर आप हाइबरनेट हो जाते हैं। होम्योस्टेसिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, होम्योस्टेसिस मींस दी मेंटेनिंग द बॉडी, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दी हाइबरनेशन, सो इट इज हाइबरनेशन। आपकी जो होम्योस्टेसिस के साथ जो टॉपिक हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इसको कहते हैं हम स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिप्रेशन, है ना। कि उसमें क्या होता है कि आप जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं वो मैं आपको दोनों बताती हूँ। सबसे पहले होम्योस्टेसिस देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। आप इसके अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी है वो लिविंग बींग्स परफॉर्म करेंगे, वेयर एज नॉन लिविंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ आता है आपका हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी सीजन और वेदर, या आप कह सकते हो एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनके बेस पर वो क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, देखा ना। तो इसके अंदर आपके आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर होम्योस्टेसिस एज वेल एज हाइबरनेशन। तो ये लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं और नॉन लिविंग नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी, अब देखो लिविंग में पढ़ रहे सारी चीजें, सेल, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अच्छा, रिस्पॉन्स के स्टिमुलाई के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, ठीक है। और इसके अंदर आप पढ़ते हो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सेल्स की कैसी होती है, दैट, और एक और आपका सेल से आता है दैट इज कॉल्ड एज टोनिसिटी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपकी आती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के अंदर, ठीक है। उसके साथ ही जो मैंने आपको ये कहा है हाइबरनेशन या होम्योस्टेसिस है, ये भी आप पढ़ते हो। ये तो दिस इज द कंसेप्ट, ये तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो आप उसके अंदर पढ़ते हो। सो दिस इज हाउ वी स्टडी दी लिविंग एज वेल एज योर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्लियर हो गया जी। अब तो अब आ जाते हैं आपकी बायोलॉजी के ऊपर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप दैट यू पीपल गॉट टू नो कि मैं वो चीज क्यों बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एक और चीज इसमें देखिए, सबसे पहले वी स्टार्टेड फ्रॉम सेल, क्योंकि हमने यहाँ से देखो ग्रोथ एंड नंबर ऑफ सेल्स, हमने यहाँ नंबर ऑफ सेल्स ही पढ़ा, तो हम जो पढ़ते हैं सबसे पहले दैट इज योर फ्रॉम सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स दी ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स दी ऑर्गेनिज्म। दिस इज योर, अब इस तरीके से भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ योर सिलेबस फॉर बायोलॉजी। कैसे, यहाँ पर आप सेल चैप्टर, सेल और सेल डिवीजन पढ़ते हो। टिश्यू के अंदर आप टिश्यूज पढ़ते हो, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज आप इसके अंदर पढ़ते हो। आपकी बॉडी टिश्यू से बनी है, कहां पर कौन सा टिश्यू होता है, वहां से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेल से ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो आप इसके अंदर करते हो। और अगर आप ये चैप्टर नहीं करते हो तो, और आप सीधा डायरेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आ जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो चीजें क्लियर होंगी। जो बायो बैकग्राउंड से उनके लिए ईजी है, बट इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर फ्रॉम अ नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड, जनरल साइंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें। फिजिक्स केमिस्ट्री यू कैन डू बिकॉज आप अगर नॉन मेडिकल से हैं,
लेकिन अगर आप आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम से तो आपके लिए तीनों सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाते हैं। तो बायो को हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली इफ आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी तो मैं आपको बायो का सब्जेक्ट जो है वो इजी करने की कोशिश करूंगी कि आपको इजीली वो चीजें समझ आ जाए। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, इससे इजी वे नहीं हो सकता आपको ये समझने के लिए कि बेसिकली आपको रिलाय कहाँ करना है ना, आपको कौन सी चीजें कब कैसे पढ़नी है। सो दिस इज योर सेल, जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यू कैन आप उठा लीजिए। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं आपको सेल से भी एक क्वेश्चन एक तो होगा ही होगा मिनिमम, उसके बाद टिश्यू से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर यू बेसिकली स्टडी दी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, दोनों हो सकती है आपकी। फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन, जिसके अंदर आप डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ते हो, और यहाँ पर प्लांट के अंदर आप मिनरल्स है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ते हो। देन योर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर तो आप देखो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो यू हैव टू स्टडी होल दिस है ना। और इसके अंदर आप इनके साथ साथ ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ आप एक और चीज कर दो, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स है, और एक ऑर्गेनिज्म के अगर ये सेल साइकिल में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए तो देयर इज हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज योर चैप्टर, ठीक है, जिसको आप एंड में जाकर करते हो। सबसे पहले आप पूरा ऑर्गेनिज्म तक पढ़ लेते हो, उसके बाद एंड में हम करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। रीजन बीइंग, आपको जब पता होगा कि यहाँ पर कौन कौन सा सिस्टम है, उसके बाद अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है ना। जैसे अगर मैं कहूंगी कि स्पोरोजोइट्स मलेरिया होता है, वो कहाँ होता है, ब्लड में आपके जो है उसके स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब आपको जब यही नहीं पता कि ब्लड बेसिकली करता क्या है, तो आप कैसे बता दोगे कि वो, और आप याद भी नहीं रख पाओगे उस चीज को। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम जनरल पढ़ते हैं चीजों को कि अच्छा ये चीज आपकी एक 1 to 10 अगर आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको 1 to 9 की पूरी काउंटिंग बता दूं, तो अगर मुझे 1 के आगे मैं 0 लगा दूं, तो यू विल गेट टू नो दैट इट इज अ 10। 1 से भी यू आर फेमिलियर एंड 0 से भी यू आर फेमिलियर। अगर मैं 1 से लेके 9 के बीच में 6 नहीं लिखूंगी, तो यू विल गेट टू नो कि 6 इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपको पता था कि वो 6 क्या है। पर अगर आपको पता ही नहीं होगा, सीधा मैं 11-12 पढ़ाना शुरू कर दूं 10 से लेके 100 तक, तो आपको वो चीजें आप कर तो लोगे, पर वो ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी आपके माइंड के अंदर रिटेन नहीं रहेगी। और एक बार पढ़ के बार बार थोड़ी उस चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार आप पढ़ते नहीं हो, बार बार आप रिवाइज करते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिविजन एज वेल एज एक्चुअली ग्रैबिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक ऑफ योर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। So I welcome you all to the course that is called as cell, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, और अगर आपने ये सेल बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, चाहे आप बिगिनर है, चाहे आपने किया हुआ है, कुछ भी है, एवरीवन विल गेट टू नो कि इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये इसमें एग्जाम में भी आया हुआ है, और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। डेफिनेटली दिस टॉपिक इज गोना हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हम लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेल से ही बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हियर इट इज सेल, सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म, और हम कह रहे हैं सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म में लाइफ होगी, ऑब्वियसली लिविंग है तो लाइफ है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट, ऑब्वियसली दिस इज द बेसिक यूनिट। अगर यही नहीं होगा तो फिर ये आगे भी नहीं बनेगा और ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम वी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेल। सेल बहुत बच्चों को इजी भी लगता होगा, ऐसी बात नहीं है, और बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि वाई सेल। तो अब मैं आपको उस वाई ओनली सेल से स्टार्ट क्यों करते हैं हम, क्योंकि सेल बेसिक है, यूनिट भी है, और बेसिक जो है आपका कंसेप्ट भी है टू अंडरस्टैंड दी बायोलॉजी, ठीक है जी। सो दिस इज योर सेल। यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसको, मैं आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज। अब हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी इज कॉल्ड एज द बेसिक, आपने पढ़ा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पहले। अगर आप +1 +2 में जाते हैं, आप +2 के एनसीईआरटी उठा के देखेंगे और वहां पर सेल ओपन करेंगे चैप्टर, तो वहां लिखा होता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है जी। वहां आपको लिखा होगा दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। So why it is called as structural as well as functional, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो जो भी आपकी ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर में सेल इज स्ट्रक्चरल, ऑब्वियसली सेल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये फंक्शनल भी है, क्योंकि ये फंक्शन करता है तो बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। सो दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर एज वेल। अगर स्ट्रक्चर बना भी दिया एंड इट इज डेड इन नेचर, है ना, कोई किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, तो वो डेड है, तो वो डेड सेल भी क्या करेगा आपका बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब अगर वो स्ट्रक्चरल है, इफ इट इज नॉट फंक्शनल तो भी प्रॉब्लम है। तो इट हैज टू बी स्ट्रक्चरल एज वेल एज
फंक्शनल। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप जो है ये सेल क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, वो दोनों हम कर चुके हैं। क्योंकि जब हम बात बायोलॉजी की कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सेल का लाइव होना बहुत जरूरी है, और वही सेल आपका बनाता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर कुछ डिस्कवरीज हैं, ठीक है, जैसे कि अब इसकी डिस्कवरी से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है, ही डिस्कवर्ड योर दिस सेल, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, मैं आपको ऐसे स्टोरी बता देती हूँ। वो क्या कर रहे थे, वो एक आप जो बार्क होती है ना, पेड़ की जो लकड़ी होती है, उस पर काम कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल का मतलब होता है डेड सेल। अब यहाँ पर देखो कॉर्क टिश्यू लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाई इट हैज बीन रिटन ओवर हियर, दिस इज योर कॉर्क टिश्यू, मतलब कि ये कैसा था, इट इज डेड, ठीक है, इट वॉज डेड सेल, ये आपका डेड सेल है। अब ये डेड सेल पे काम कर रहे थे। जब ये डेड सेल पे काम कर रहे थे तो इनको कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे, एंड ही कॉल्ड इट एज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर्स बने थे। और देखो सेल ना एक इंग्लिश का टर्म भी है। सेल का मतलब होता है आपका किसी भी तरह का, आपका जैसे कि सेल छोटा कमरा, सेल, विमेन सेल, सेल जेल को भी बोलते हैं ना, प्रिजन, है ना, छोटी जो छोटा सा रूम हो, दैट इज कॉल्ड एज सेल। बड़े को तो रूम कह देते हो, पर छोटा एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल। वहां से ये टर्म आई है, दैट इज कॉल्ड एज सेल। सेल का मतलब छोटा स्ट्रक्चर। तो ध्यान देखो, ये हनीकॉम्ब लाइक, ये आपके उसके अंदर देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने, कि दीज आर लाइक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, एंड ही कॉल्ड इट एज सेल। और ये उसने ड्रॉ किया है कि ऐसा कुछ इसके अंदर आपको दिखता है। सो ही कॉल्ड इट एज दी सेल्स, ही कॉइंड द टर्म कॉल्ड एज cells. Honeycomb like structures of compartments of walls, he noticed it and he actually talked about it, and he explained the observation in the book called as Micrographia. Micrographia के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, that is called as Micrographia, और वहां पर उन्होंने बताया कि जो आपकी बॉडी है that is made up of cells। पर कैसे सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेड सेल्स, ये याद रखना। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पे काम किया। अब कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुन लीजिए। Who coined the term cell? Robert Hooke. Who discovered the cell? Robert Hooke. In which book Robert Hooke explained the observations about cell? Micrographia. अब ये तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं, किसी भी पेपर में आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बन सकता। ये तीन क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक आते हैं, ही एक्चुअली कंसीडर्ड द सेल एज लिविंग सेल्स। दोनों में फर्क है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू पे काम किया था, दैट वाज डेड बेसिकली। अब जो ल्यूवेनहॉक है, ही विल डिस्कवर द सेल एज अ लिविंग एंटिटी, है ना। तो लिविंग, उसने कहा कि सेल जो होते हैं दे आर आल्सो लाइव, तो डेड की बात नहीं है, वो लाइव भी होते हैं। तो उन्होंने सेल को कहां कहां पे ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर पेपर में पूछा है हु डिस्कवर्ड द सेल एज लिविंग एंटिटी, लिविंग पूछे तो ल्यूवेनहॉक है, डेड मतलब। और अगर आपसे सिंपल पूछ लिया कि हु कॉइंड द टर्म सेल या हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल पूछा है, डेड लाइफ कुछ नहीं पूछा, तब तो रॉबर्ट हुक ही आएगा, क्योंकि उसी ने एक्सप्लेन किया था सेल के बारे में। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में किया था। तो आपका ये बन गया। और कहां कहां, टार्टर ऑफ टीथ, बैक्टीरिया होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, स्पर्म्स, प्रोटोजोन्स, ये उन्होंने डिस्कवर किए, एंड दे ऑल वर लाइव। तो यहां से कोई क्वेश्चन आता तो भी उसका आंसर ल्यूवेनहॉक बनेगा। He was also called as the animalculist, ठीक है। तो एनिमलक्यूलिस्ट का मतलब होता है कि उन्होंने लिविंग की बात की है ना, और वो उसको नाम देते हैं आपका स्पर्म को एनिमलक्यूल्स। डन। इसके बाद दिस इज योर ल्यूवेनहॉक, और ये उन्होंने आपको, ये देखो ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये आपको बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहां पे। ईस्ट सेल के बारे में भी, बैक्टीरियल सेल्स, स्पर्म सेल्स, व्हाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना, एरिथ्रोसाइट्स बेसिकली, और रेड ब्लड सेल्स। तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज योर रॉबर्ट ब्राउन। ये कुछ साइंटिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। सो दिस इज योर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक ने बात की है सेल की, वेयर एज रॉबर्ट ब्राउन ने बात की है न्यूक्लियस की, और वो भी कहां पर, इन दिस रूट सेल्स ऑफ योर ऑर्किड और अ प्लांट सेल। तो मैं ना हमेशा आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, जब भी कोई चीज पढ़ो उस पर फोकस करो कि उसका बेस क्या रहा है, उसकी स्टडी का बेस क्या रहा है। क्योंकि साइंटिस्ट ने अब एक काम करने लगा है तो 10 काम करेंगे उस पर अलग अलग चीजों पे। अब वो अलग अलग चीजों से ऑब्जर्व करेंगे, और वही ऑब्जर्वेशन जो होती है वो बेस बनाती है किसी भी आंसर का। अगर मैं सेल की बात करूं, सिंपल सेल, तो अब रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन सब तो आ रहे हैं, सब सेल के अंदर ही आ रहे हैं।
पर सबकी स्टडी का बेस जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। अब एक ने सेल डिस्कवर किया डेड, दूसरा आया उसने बोला डेड नहीं होता, लिविंग भी होते हैं। फिर अब सेल तो पता चल गया, अब अगला क्या, अब सेल की डिस्कवरी तो हो गई, अब आप क्या करोगे, अब आप उस सेल को स्टडी करोगे। तो जैसे सेल के अंदर कोई घुसता है तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन की नजर किस पे जाती है, न्यूक्लियस पे। वो बात करते हैं कि रूट सेल, प्लांट सेल के अंदर he discovered the nucleus, and trust me this is your base of your question कि who discovered the cell in या who discovered the nucleus in the plant cell। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन। उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो साइंटिस्ट और उसका बेस दोनों याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन केम द नेक्स्ट साइंटिस्ट कॉल्ड एनग्र्यू। ग्र्यू ने सेल कंसेप्ट प्रपोज किया एंड ही स्टेट्स दैट सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपकी एक डेफिनेशन बनती है दैट इज सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं, ग्र्यू कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, फिर डुडार्जन आते हैं, ठीक है, और इन्होंने नोटिस कहां किया, ये भी प्लांट टिश्यूज के अंदर है, वो भी प्लांट के अंदर है। ठीक है, अब आता है डुजार्डिन, ये कहते हैं कि हियर इज अ सेमी फ्लूइड मटेरियल, और उन्होंने किस पे काम किया, एनिमल सेल्स के ऊपर। तो वो आपकी बात करते हैं एनिमल सेल्स की, एंड ही डिस्कवर्स दैट कि जो आपका सेमी फ्लूइड मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है कहां, मसल सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ मसल सेल्स। यानी उन्होंने मसल सेल पे काम किया और उनको पता चला कि जो मसल का सेल उसके आसपास क्या है, देयर इज अ फ्लूइड। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया सार्कोड। सार्कोड उसको साइंटिस्ट फिर देखते हैं, ऑब्वियसली मैं कोई आपको देती हूँ, फिर क्या होगा कि 4 बंदे उस पर काम करने लग जाएंगे कि अच्छा ये है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म, हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है। अब आता है पुरकिंजे, दिस इज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर की, ही नेम्ड इट दी जेली लाइक मटीरियल, जो कि लिविंग होता है, एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है ना, तो उन्होंने कहते हैं कि सेल में एक लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। देन हक्सले आते हैं और हक्सले कहते हैं कि दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को ही रिगार्डेड इट एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया तो उसको सपोर्ट किसने किया है, हक्सले ने। वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, लिविंग तो है ही है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रोटोप्लाज्म है ही इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, बेसिकली फॉर द सेल। ठीक है, तो ये आपके कुछ साइंटिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बार बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपके आती है सेल थ्योरी, जो कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर कोई जो इंसान है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पता होगा, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, लॉ है, थ्योरीज है, ऐसी सेल बायोलॉजी की तो बेचारी एक सी थ्योरी है जिसको आप कहते हैं सेल थ्योरी। कुछ नहीं है, 2 फ्रेंड्स है, शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन काम करते हैं 1838 के अंदर और श्वान काम करते हैं 1839 के अंदर। अब एक काम करेगा प्लांट, क्योंकि एक बॉटनिस्ट है, एक जोलॉजिस्ट है, दोनों ये जैसे डिस्कवर अपनी अपनी प्लांट और सेल की थ्योरी में वो डिस्कवर करेंगे द लाइफ ऑफ और द योर स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल। तो वो कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं, तो पहले क्या आएंगे, शिल्डन आएंगे और वो कहेंगे ऑल प्लांट सेल्स हैव एसेंशियली सिमिलर स्ट्रक्चर, है ना, सारे प्लांट सेल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और कॉमन चीज क्या है, दैट दे हैव अ सेल वॉल। 2 चीजें कॉमन स्ट्रक्चर है, और उनकी जो बाहर की लेयर है दिस कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल, अगर मैं एक रूम में हूं, ऑब्वियसली आप किसी एक रूम में हो, उसमें 4 दीवारें होंगी, वॉल, दीवारें, वॉल है, ऑब्वियसली सेल की क्या है, वॉल है। तो कहते हैं कि हर एक सेल होता है, उसके पास एक स्ट्रक्चर होती है, बाहर की एक लेयर होती है जो उसको सेल बनाती है, एंड इट इज सर्कुलर, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। डन। उसके बाद श्वान आते हैं, क्योंकि ही इज अ zoologist, तो ही विल एक्चुअली वर्क ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। अब वो एनिमल सेल्स की बात करेंगे, एंड ही कंक्लूडेड कि जो एनिमल सेल्स है उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, पर फिर भी प्लांट और एनिमल सेल्स ना 19-20 का फर्क होता है, बाकी सिमिलर ही होते हैं। तो आज भी तो आप वैसे ही पढ़ते हो, प्लांट और एनिमल सेल को जब आप स्टडी करते हो तो आप यही बात करते हो कि जो प्लांट सेल है दे हैव सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल, वेयर एज प्लांट सेल्स हैव अ स्पेशल एंटिटी कॉल्ड एज द प्लास्टिड्स, वेयर एज एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। तो वो रीजन है क्योंकि उन्होंने उसको डिटेल में स्टडी किया है। फिर वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और कंक्लूजन में वो ये कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल हाइपोथेसिस। वो कहते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर, है ना, और दोनों किससे बने होते हैं, आपके सेल से बने होते हैं। चलो जी, ये तो पता चल गया। अब वो दोनों मिलकर एक थ्योरी बनाएंगे जिसको आप कहते हो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर अब वो दोनों मिलकर अपनी स्टडी जो उन्होंने स्टडी की है उसको मिलकर वो भी क्रक्स पे पहुंचेंगे, जिसको कहते हैं ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो कहते हैं जितने भी लिविंग सेल्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, दैट इज ट्रू। फिर वो कहते हैं द सेल्स कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए,
तो जैसे हमने यहाँ न्यूक्लियस डिस्कवर किया है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो वो कहते हैं कि जितने भी आपके सेल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मतलब दैट इज द मटेरियल दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर वन, तो वो बन जाता है आपका हेरिडिटरी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अच्छा एक सेल बन गया, फिर नए कैसे बनेंगे, तो न्यू सेल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड, नए सेल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिनोवो। अब ये डिनोवो क्या है, डिनोवो का मतलब होता है अगेन। यहाँ वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लो एक सेल है, उसने एक लाइफ जर्नी अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो पूरी की और वो डेड हो गया, अब नया सेल कैसे बनेगा, वो कहते हैं नया सेल अपने आप हो जाता है, अगेन बनता है। दैट वाज नॉट ट्रू। इस पे एक साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर इस बात पर, ठीक है, और वो कहते हैं कि क्या ये सच है, फिर इस पे ना एक पोस्टुलेट पे एक साइंटिस्ट काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंशन और डिस्कवरीज, है ना, और इन्वेंशन और डिस्कवरी में भी फर्क होता है। तो अब इस स्टेटमेंट पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रोडोल्फ वर्चू, ठीक है। अब रोडोल्फ आएंगे, ठीक है, रोडोल्फ कहेंगे कि योर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। यहां से बनेगी स्टेटमेंट एवरी सेल originates from the pre-existing one, यानी कि वो ये कहते हैं, ये देखो, every cell originates from the pre-existing one, मतलब एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल को जन्म देता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, और हम आज पढ़ते हैं उस चीज को, दैट वाज ट्रू। तो इनकी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, वो तो क्रिटिसिज्म है, बट जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बाद में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। फिर वो कहते हैं सेल्स आर दी फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये करेक्ट है। सेल्स जो है दे आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, दैट बेसिकली अकर्स इनटू द सेल। तो ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगी, वो सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, सेल के अंदर की तो स्ट्रक्चर्स है। इसी के अंदर क्या होती है आपकी बड़ी बड़ी चीजें, ग्लूकोज जो होता है वो आपका जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड्स के अंदर, तो क्या आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज आल्सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ईच सेल इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स वाइटलिटी इंडिपेंडेंटली, सही है। हर एक सेल जो होता है वो अपनी वाइटलिटी को मेंटेन करके रखता है अपने आप, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। तो सेल क्या है, फंक्शन करेगा तभी हम फंक्शनल है। मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रही हूँ क्योंकि माय सेल्स आर फंक्शनिंग, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल्स की अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म हो रही है, आई कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, माय सेल्स कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अभी अगर यहाँ से देखो, स्टिमुलाई का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का। आप सर्फ एक्सेल जब पानी में घोलते हो, आप उसके अंदर हाथ डिप कर देते हो, आप देखते हो थोड़े टाइम बाद आपके जो हाथों की जो फिंगर्स की वो है, दे गॉट श्रिंक, है ना, श्रिंक हो जाते हैं। तो क्या है वो सेल, इसके अंदर क्या होता है, आप क्या कहते हो, मॉइस्चराइजर चाहिए, हाथों का जो मॉइस्चर दैट इज वो खत्म हो गया। बेसिकली आपकी जो सेल्स हैं, जो फिंगर्स हैं, इसके अंदर भी सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं दे एक्चुअली श्रिंक, उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हुआ है, एक्सपैंड और रिलैक्स हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो हाथ हैं वो विजिबल आपको दिखने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये दे रहे हैं क्योंकि आई एम लाइव, और ये कह सकते हैं क्योंकि ये दे रहे हैं इसीलिए आई एम अलाइव, ऐसा भी कह सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ योर लाइफ, तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन, तो दिस इज योर सेल थ्योरी। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहां से आप देखो पीवाईक्यू के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कि आपने देखा होगा सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए एल्गी, बी दिस इज योर फंजाई, सी योर वायरसेस, डी ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज सी, वायरसेस। एल्गी में सेल वॉल होती है, सेल थ्योरी वहां कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रही है, फंजाई में भी एप्लीकेबल है, पर कुछ एक्सेप्शन। वायरसेस द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, क्योंकि वायरसेस की बॉडी जो होती है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर हम सेल थ्योरी के पोस्टुलेट देखें कि फिजियोलॉजिकल वो यूनिट्स होती है, सेल वॉल होती है, ऐसा वायरसेस में तो कुछ नहीं होता, इसलिए सेल थ्योरी जो होती है वो वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग डिपेंडिंग अपॉन दी substratum. If they are attached on the host body, they are living. अगर वो हवा में they are non living, तो वहां पर सेल थ्योरी जो that is not applicable, ठीक है। और it also lacks the important nutrient that is called as your protoplasm, essential part है जिसको हम physical basis of life कह रहे हैं, इसलिए भी सेल थ्योरी is not applicable for viruses। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में क्या देखो एक्सेप्शन है, ये नहीं है कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, दिस इज योर कुछ एक्सेप्शंस है, ये तो होगी कि इस पे अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर क्या है, दे आर द प्रोकैरियोट्स, है ना, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दे आर प्रोकैरियोट्स एंड दे एक्चुअली लैक द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। दे
लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इट डजंट मीन दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। वह अच्छे से मैनेज नहीं होता है उसको, बल्कि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड, बस, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद आता है सिनोसिटिक हाइफे। हाइफे जो होता है दे आर द फंक्शन ऑफ योर फंजाई। फंगस जो होती है उसमें क्या होते हैं आपके हाइफे, क्या होते हैं, एक ना वो होते हैं जाला जैसा होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहां पे एक स्पीशीज है फंगस की, दैट इज कॉल्ड एज राइजोपस। वो जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, और थोड़ी एसेप्टेट होती है। तो वहां पर आपकी सेल थ्योरी जो है पूरी ज्यादा, आप सेल थ्योरी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेल थ्योरी इन तीन चीजों को, दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वायरस में तो फिट ही नहीं बैठती है वो, ठीक है जी। तो ये बन गया आपका एक्सेप्शन। यहां से क्वेश्चन आया है और ये ऑप्शंस में आते हैं आपके, ठीक है। तो दिस इज योर सेल थ्योरी। इसके बाद आप पढ़ते हो सेल जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। फिर हम उसको डिटेल में करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हम डिटेल में करेंगे, यूकैरियोटिक सेल भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी जो अंदर ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से देखना कितने क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है कि आपके जो ऑक्सीजन बनती है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कहाँ बनती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ऐसे पढ़ा है ना, क्रिस्टे, ऐसा कुछ होता है, डीएनए। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे जब हम उसको उस लेवल पर पढ़ेंगे। तो ये आपके एक लेक्चर है जिसके अंदर आप ये विल गेट टू नो कि हाउ वी स्टडी, ठीक है, हम कैसे उस चीज को करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको साथ साथ बताए जाते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आपको जो क्वेश्चंस आपके आए पीवाईक्यूज में वो कैसे हैं। तो हम इसके अंदर प्रोकैरियोट सेल डिटेल में करेंगे, यूकैरियोटिक सेल भी हम डिटेल में करेंगे, ट्रस्ट मी डिटेल में होगा। एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल में करने के बाद आपको पता होगा कि कौन सी चीज, और क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो यू विल एबल टू सॉल्व वेरी इजीली, है ना, आप उस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके हम करेंगे सेल के बाद वी एक्चुअली मूव टू द टिश्यूज। फिर आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, ठीक है, उसके ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम कि वो कौन सा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं आप, उस हिसाब से हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो बायो का अगला जो टॉपिक है ना, जो अगले सिलेबस है, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर एग्जाम बेसिकली। बट ये जो सेल है जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज सेम फॉर ऑल, है ना। आप चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द सेम वन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सारे आप जो भी पढ़ोगे, ये वाला जो लेक्चर है, दिस इज फॉर ऑल, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर आप जनरल साइंस या प्रिपेयरिंग, और जनरल साइंस के अंदर बायो, तो फिर बायो का ये सेम चलता है। इसके बाद देखो, वी यूजुअली स्टडी अबाउट दी फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, दैट इज की सेल के अंदर कुछ फंक्शनल रीजन होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड योर सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैसे फंक्शन, सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेल एनवलप, सेल वॉल में क्या डिफरेंस है वो भी हम करेंगे, न्यूक्लियस कैसे बनता है वो भी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम डिटेल में करते हैं, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब आप क्लास में आएंगे तो हम डेफिनेटली वी गोना डू दैट, ठीक है। साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज एक्सप्लेन किए जाएंगे, फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको मतलब बहुत अच्छे से तैयारी होगी, डोंट वरी। तो जिनको बायो टफ लगती है, बायो टफ नहीं है, हम उसको बहुत सिंपल वे में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं दे आर फ्रॉम द नॉन मेडिकल फील्ड, ठीक है। नॉन मेडिकल मतलब नॉन साइंस, है ना, साइंस से नहीं होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स से होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए जो होती है वो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी जो होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट चलना है, और मुझे देखना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई भी आए, ठीक है, आप में से कोई भी एनरोल करता है तो सबके लिए जो होगा वो बेनिफिट ही होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे हम वो चीजें पढ़ते हैं और कैसे आपको भी पढ़नी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।